पार्ट इसको करेंगे, ठीक है ना। तो राजस्थान की भाषा और बोलियों में बात करते हैं, थोड़ा सा पहले समझ लें आपको भाषा और बोली में थोड़ा सा अंतर क्या होता है। और जो बोली होती है वो एक जो कम जो दायरे यानी कि छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और कम क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन जो भाषा होती है तो उसका जो क्षेत्र होता है वो ज्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है भाषा। और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। तो राजस्थान की भाषा और बोलियां हैं, ये हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक इनका। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो आपको याद रखना है राजस्थान की जो राजकीय भाषा है, राजस्थान की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है, याद रखनी है आपने। राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है। और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है, राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है। राजस्थान की राजकीय भाषा और मातृभाषा में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की राजकीय जो भाषा होती है, जो राज्य जिसका राजकीय कार्य कौन सी भाषा में होता है, कौन सी लिपि में होता है और उसको राजकीय भाषा कहेंगे। तो इसमें आपका नाम आएगा, याद रख लो, हिंदी। तो राजस्थान की जो राजकीय भाषा हिंदी है और भारत की हम बात करते हैं वो भी हिंदी है। और ये तो होगी राजस्थान की राजकीय भाषा। उसके बाद में हिंदी को जो लिखते हैं हम, जो लिपि होती है इनकी, और उस लिपि का नाम याद रखना आपने, जिसका नाम है देवनागरी। कौन सी है भाई, देवनागरी लिपि है और भाषा हिंदी है। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं भारत में, तो 14 सितंबर को। कब मनाते हैं भाई, 14 सितंबर को जो होता है हिंदी दिवस होता है, ये भारत के संबंध में। लेकिन विश्व के संबंध में बात करती हैं तो उसमें आपको याद रखना है 10 जनवरी। कौन सी तारीख भाई, 10 जनवरी को होता है हिंदी दिवस होता है, विश्व हिंदी दिवस बोलते हैं। और भारत में 14 सितंबर याद रखना है, लिपि देवनागरी है और राजकीय भाषा हमारे राजस्थान की कौन सी है भाई, हिंदी है। अब उसके बाद बात करते हैं मातृभाषा। तो मातृभाषा में आपको ज्ञात है कि मातृभाषा हमारी है राजस्थानी। कौन सी है भाई, तो राजस्थानी भाषा है जो मातृभाषा है, याद रखना। और उसके बाद इनकी जो लिपि की अगर बात करते हैं तो राजस्थानी जो लिपि है और इसमें हम बात करते हैं तो ये लिपि है महाजनी। कौन सी है, महाजनी। और महाजनी कह सकते हैं इसको बनियावटी भी कह देते हैं, तो बनियावटी। और जहां इसको बोल सकते हैं हम मुड़िया लिपि। कौन सी भी, मुड़िया लिपि। ये आपको याद रखना है, जो राजस्थानी भाषा की जो लिपि है महाजनी, बनियावटी या मुड़िया कहते हैं। फिर उसके बाद आती है बात कि राजस्थान जो है मातृभाषा राजस्थानी है, तो ये दिवस कब होता है, तो याद रख लो राजस्थानी भाषा दिवस की अगर बात करते हैं ये कौन सी फरवरी को होता है, 21 फरवरी को। कब होता है भाई, 21 फरवरी को मनाते हैं राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं। ये थोड़ा सा हमने बात की है राजकीय भाषा और मातृभाषा में क्या अंतर रहता है और इसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा जो भाषा बोलियों में से पहला पाठ हम पढ़ रहे हैं, सामान्य इनका जो जानकारी हम हासिल कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा बोलियों की जो हमारी सामान्य जानकारी है। तो राजस्थानी भाषा की राजकीय भाषा की अगर बात करते हैं हिंदी है और लिपि देवनागरी है। और उसके बाद 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस मनाते हैं भारत में, और विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। फिर उसके बाद राजस्थान की हम बात करते हैं, राजस्थान में जो राजस्थान की मातृभाषा है वो कौन सी है भाई, राजस्थानी है। और लिपि की अगर बात करते हैं महाजनी कह सकते हैं, बनियावटी कह सकते हैं, बनियावाली कह सकते हैं, और इसके अलावा मुड़िया लिपि कहते हैं। और उसके बाद 21 फरवरी को मनाते हैं राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं। लेकिन राजस्थानी दिवस की बात आती है तो वो भी आपको याद रखना है, राजस्थानी दिवस कब होता है, 30 मार्च को होता है। कौन सी तारीख होता है भाई, 30 मार्च को होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे चल करके, राजस्थानी भाषा हो गई। और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर हम बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति
राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को हम बात करते हैं तो इसमें जो समय दिया जाता है आपको 1150 से लेकर के, कब से भी 1150 ईस्वी से इसका जो समय माना जाता है। लेकिन इसको हम एक तरीके से पढ़ लेते हैं तो 12वीं सदी, कौन सी भी 12वीं सदी इसका जो रहेगा वो जो उत्पत्ति का जो समय रहेगा राजस्थानी भाषा का। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति में हम बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति किससे होती है, तो इसमें हम बात करते हैं 4 बातें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपने याद रखना है, एक याद रख लो सोरसेनी अपभ्रंश, सोरसेनी अपभ्रंश। और 2 नंबर पे आपको याद रखना है सौराष्ट्री अपभ्रंश। यहां ऊपर मैंने लिखा है सोरसेनी लिखा है, नीचे सौराष्ट्री लिखा है। और फिर उसके बाद में 3 नंबर पे याद रखना आपने जो नागर अपभ्रंश। और फिर उसके बाद में 4 नंबर की बात करते हैं तो गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश। पहले तो ये याद रखना आपने, जो हम राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, सोरसेनी अपभ्रंश, सौराष्ट्री हो गया, नागर हो गया, गुर्जरी हो गया। अरे अपभ्रंश का तो आपको मतलब ज्ञात होना चाहिए कि इसका मतलब होता है टूटा फूटा यानी बिगड़ा हुआ रूप होता है और उसको हम बोलते हैं अपभ्रंश बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोरसेनी, जो अपभ्रंश से हम बात करते हैं, इसका टूटा फूटा जो भाग आता है और इसके संदर्भ में बताने वाले कौन है व्यक्ति और इसके से संबंधित जो संबंध रखने वाले व्यक्ति आपको याद रखना है। तो पहला बात करते हैं एल.पी. टेसीटोरी, एल.पी. टेसीटोरी, और जिनका राजस्थान के संबंध में काफी बड़ा योगदान है एल.पी. टेसीटोरी, जिनका पूर्ण रूप है लुइपोजी टेसीटोरी, डॉक्टर लुइपोजी टेसीटोरी, और जिनका संबंध है इटली के उदीना गांव से। कहां से भी? इटली के उदीना गांव से है। आगे चल करके हम साहित्य में और राजस्थानी जो साहित्य में इनका विशेष योगदान रहेगा। एल.पी. टेसीटोरी का इटली का रहने वाले था और एल.पी. टेसीटोरी और इनके साथ याद रखना है आपने महादेव प्रसाद शर्मा, एक शर्मा जी आगे साथ में, महादेव प्रसाद शर्मा जी है, एल.पी. टेसीटोरी है। इनके अनुसार जो सोरसेनी अपभ्रंश का संबंध रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सौराष्ट्री अपभ्रंश, और इसमें याद रख लो इसका संबंध है सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी रहेगा। तो सौराष्ट्र से सुनीति याद रखना है, सौराष्ट्र से क्या रखना है भी? सुनीति याद रखना है। फिर हम बात करते हैं नागर अपभ्रंश, और इसमें याद रख लो महान व्यक्ति है जिनका संबंध रहता है राजस्थान के बारे में, और जिनका नाम था जॉर्ज। क्या नाम था भाई? जॉर्ज अब्राहम, जॉर्ज अब्राहम गिरसन। ये व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, और इनके साथ आप याद रखना है तो लिख सकते हो आप पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मिनारिया, पुरुषोत्तम मिनारिया। फिर उसके बाद गुर्जरी अपभ्रंश, और इसका संबंध भी आपको याद होना चाहिए, और इसमें याद रख लो के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, और इनके साथ याद रख लो मोतीलाल मिनारिया, मोतीलाल मिनारिया। ये बात के.एम. मुंशी, इसका पूर्ण रूप हम पढ़ते हैं तो कन्हैयालाल मानिक्यालाल मुंशी है।
कन्हैयालाल मनकालाल मुंशी है, नाम काफी बड़ा है, और मोतीलाल मिनारिया। ये सारा का सारा हमने पढ़ा है राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति को लेकर के, किस किस तरीके से इनकी जो उत्पत्ति होती है, किसके अनुसार होती है। तो एलपी टेस्टिटोरी महादेव प्रसाद के द्वारा सौरसेनी अपभ्रंश याद रखना है। सौराष्ट्री की हम बात करते हैं, सौराष्ट्री में से उ की मात्रा लगाते हैं, सुनीति याद रखना है। और नागर की हम बात करते हैं, नगर में कौन रहेगा, अब्राहिम। कौन रहेगा भाई, अब्राहिम, और पुरुष रहेंगे, कौन रहेंगे, अब्राहिम और पुरुष रहेंगे, याद रखना है नगर में। और गुजरी अपभ्रंश याद रखना है, के.एम. मुंशी है और मोतीलाल मिनारिया है। ये जो है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर हम बात करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा का विकास। तो राजस्थान की भाषा का जो विकास है, और उसके लिए 4 चरण माने जाते हैं। कितने भी 4 चरण है, वो कौन कौन से हैं हम बात करते हैं। तो राजस्थानी भाषा का विकास, राजस्थानी भाषा का विकास, तो राजस्थानी भाषा का विकास की बात करते हैं। इसके लिए कितने चरण हैं, अभी हमने बात की थी, तो 4 चरण है। कितने भी, टोटल कुल कितने चरणों में है, 4 चरण है। तो सबसे पहला बात करते हैं राजस्थानी भाषा के विकास के बारे में। तो जो पहला चरण है उसका समय याद रख लो, 11वीं शताब्दी से। कहां से भी, 11वीं शताब्दी से या 11वीं सदी से लेकर के हम बात करेंगे 13वीं शताब्दी तक। कहां तक भी, 13वीं शताब्दी तक। ये इनका विकास, पहला चरण। दूसरा चरण हम बात करते हैं तो 13वीं से लेकर के और 16वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक। फिर उसके बाद में तीसरा चरण हम बात करते हैं 16वीं से लेकर के और 18वीं शताब्दी तक। और अंत में चौथा चरण है जो याद रख लो, वो है 18वीं शताब्दी से लेकर के, 18वीं शताब्दी से लेकर के जो अब तक हम बात करते हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल माना जाता है, और राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल है, याद रख लो, स्वर्ण काल की बात करते हैं तो वो कौन सा रहेगा, वो 1650 से लेकर के 50 ईस्वी से लेकर के और 1850 तक का जो समय था, वो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। तो इससे पहले हमने बात की थी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। ये राजस्थानी भाषा का विकास हो गया 11वीं से 13वीं और 13वीं से 16वीं, 16वीं से 18वीं, 18वीं से आज तक की बात करती हैं। और स्वर्ण काल की बात करेगा तो 1650 से लेकर के 1850 रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो राजस्थानी भाषा है और इसके इस जो हमारे इस प्रदेश की जो भाषा है, और इसको हम आजकल सामान्य रूप से बोल देते हैं राजस्थानी। लेकिन इसी राजस्थानी के और कौन कौन से रूप है उसके बाद हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है इस क्षेत्र की जो भाषा थी और उसको हम बोलते थे मरु भाषा। कौन सी भाई, मरु भाषा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इस प्रदेश की भाषा के बारे में हमारे को जानकारी हासिल होती है कि इस प्रदेश की पहली हम बात करते हैं तो मरु भाषा। फिर उसके बाद 2 नंबर पर हम बात करते हैं मरु भाषा के बाद हम बात करेंगे तो मारवाड़ी। क्या कहते हैं इसको भी, मारवाड़ी के रूप में। और फिर उसके बाद में 3 नंबर हम बात करते हैं, और मारवाड़ी के बाद हम बात करते हैं तो कौन सा आ गया भाई, राजपुताना। कौन सा देगा, राजपुताना। ये कर्म के अनुसार हम पढ़ रहे हैं इसको, राजपुताना। फिर उसके बाद में आगे हम बात करते हैं तो राजस्थान, सॉरी राजस्थान। क्या गया भी, राजस्थान शब्द दिया गया। फिर राजस्थान शब्द के बाद हम बात करते हैं, अगली हम बात करते हैं राजस्थान के साथ ही आप पढ़ सकते हो राजस्थान। क्या लिखेंगे भाई, राजस्थान, राजस्थान। फिर उसके बाद सब ये इस भूमि के लिए नाम दिए जाते हैं, मरु भाषा, मारवाड़ी, राजपुताना, राजस्थान, राजस्थान। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं राजपुताना, राजस्थान हो गया। और फिर उसके बाद आती है राजस्थानी, राजस्थानी। ये आपको याद रखना है।
तो सबसे पहले बात करते हैं मरुभाषा। तो मरुभाषा किस ने इस प्रदेश की भूमि के लिए मरुभाषा शब्द का यूज किया, तो उनका नाम आपको याद रखना है, और व्यक्ति का नाम था उद्योतन सूरी। क्या नाम था भी? उद्योतन सूरी थे। उद्योतन सूरी थे, और इनका एक ग्रंथ हम पढ़ते हैं जिसका नाम था कुवलयमाला। क्या नाम था भी? कुवलयमाला। ये ग्रंथ था, कुवलयमाला था, उद्योतन सूरी था, याद रख लो। ये समय भी आपको याद रखना तो रख सकते हो, 835 ईस्वी। 835 ईस्वी की बात है। उद्योतन सूरी है, कुवलयमाला इनका ग्रंथ है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मारवाड़ी। अरे मारवाड़ी आपको याद रखना है, अकबर का एक प्रसिद्ध नवरत्नों में शामिल, जिसका नाम था अबुल फजल। कौन था भी? अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा जो ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था आईने अकबरी। क्या नाम था भी? आईने अकबरी में। आईने अकबरी में अगर अबुल फजल आपको न दिया हो तो इसकी जगह आपको याद रखना है कुशल लाभ। कौन लिखना है भी? कुशल लाभ। इसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था कुशल लाभ के द्वारा पिंगल श्रोमणी। पिंगल श्रोमणी, ये ग्रंथ की रचना की गई। तो ये दो व्यक्ति आपको याद रखना है मारवाड़ी के संबंध में। अबुल फजल, आईने अकबरी सबको याद होता है, और कुशल लाभ आपको याद रखना है, इसका ग्रंथ था पिंगल श्रोमणी। आगे चल करके हम साहित्य में फिर इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है, बात करते हैं राजपुताना। ये जो शब्द आता है राजपुताना, ये आपको सबको ध्यान है 1800 के आसपास आता है, और ये किसके द्वारा आता है? जॉर्ज थॉमस। कौन होता है भी? जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 में, कभी 1800 ईस्वी में एक मौखिक के रूप में आया था। किसके रूप में आया था? एक मौखिक के रूप में आता है, लेकिन लिखित रूप में अगर बात करते हैं और लिखित रूप में आता है, याद रख लो वो व्यक्ति, इसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम जो फ्रैंकलिन थे, और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, आपको पता है द मेमोयर्स, जो विलियम फ्रैंकलिन था, और इन्हीं जॉर्ज थॉमस के संबंध में इन्होंने जो लिखा था जिसका नाम था भाई द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इस ग्रंथ में यहां लिख रहा हूं मैं द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये इनका ग्रंथ था। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस था। इस ग्रंथ की जो हम बात करते हैं कब लिखा गया, ये 1805 में। कब लिखा गया था ये? 1805 में। इसमें सबसे पहले किस शब्द की बात करते हैं? राजपुताना की। किसकी भी? राजपुताना। जॉर्ज थॉमस ने लिखित रूप नहीं, एक मौखिक रूप में इस प्रदेश को बोला गया राजपुताना। फिर इसको लिखित रूप देने वाला कौन था? विलियम फ्रैंकलिन था। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये ग्रंथ था इनका। तो मिस्टर जॉर्ज थॉमस के नाम पर है, लेकिन मिस्टर जॉर्ज थॉमस का नहीं है। फिर उसके बाद आती है राजस्थान या राजस्थान। ये शब्द आपको याद है, ये किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। किसके द्वारा भी? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जिसको हम इतिहास में बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ने वाले हैं। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा याद रखना है 1829 में। कब भाई? 1829 में, जिसकी एक प्रसिद्ध रचना हम पढ़ते हैं। क्या नाम है इसका भी रचना का? तो वो आपको ज्ञात होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं राजस्थानी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको याद रखना है। तो राजस्थानी की अगर बात करते हैं, इसमें याद रख लो भाई जॉर्ज इब्राहिम गेरसन था, जिसने एक प्रसिद्ध पुस्तिका लिखी, और वो समय याद रख लो 1912 में। 1912 में ये आपको नोट करके याद रखना है, और जिनका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ
ये राजस्थानी जॉर्ज इब्राहिम गेरसन के द्वारा कब 1912 में, कब भाई 1912 में, याद रखना है। और टॉड की पुस्तिका क्या आपको याद है भाई, द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये तो सबको याद होना चाहिए। और दूसरी हम बात करते हैं पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा। तो ये सारा का सारा शब्द हमने पढ़ा है राजस्थानी जो हमारी इस भूमि के लिए जो कौन कौन से शब्द आते हैं। सबसे पहले मरु भाषा, कौन सी भाषा, और मरु भाषा का संबंध आपको याद रखना है उद्योतन सूरी, और ग्रंथ का नाम है कुवल्यमाला, और 1835 विक्रमी संवत है। सॉरी, ये कौन सा संवत है भाई, विक्रमी संवत है। ये विक्रमी संवत की हमने बात की है 835 विक्रमी संवत है। और उस समय जो गुर्जर प्रतिहार का संबंध हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है जिसका नाम था, एक प्रसिद्ध जो राजा हुआ जिसका नाम था वत्सराज। कौन था भाई, वत्सराज के समय जो दरबारी कवि उद्योतन सूरी के द्वारा कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा जाता है, और जिसमें टोटल कहा जाता है 18 भाषाओं को लेख मिलता है। हमारी इस भूमि की भाषा की बात करते हैं तो मरु भाषा, कौन सी आती है, मरु भाषा। अरे मारवाड़ी के संबंध में याद रख लो अबुल फजल आईने अकबरी, और इसके अलावा हम पढ़ते हैं तो कुशला पिंगल शिरोमणि, याद रखना है। फिर उसके बाद में आता है राजपुताना। अरे राजपुताना जो शब्द है वो जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया, लेकिन लिखित रूप में किसके द्वारा आता है, विलियम फ्रैंकलिन। कौन होता है भाई, विलियम फ्रैंकलिन होता है। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम में इसका उल्लेख किया गया। राजस्थान और राजस्थान आपको पता है कर्नल जेम्स टॉड 1829 में प्रसिद्ध इनकी जो पुस्तिका जिसको हम पढ़ते हैं द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के संबंध में। फिर राजस्थानी की अगर बात करते हैं तो जॉर्ज इब्राहिम गेरसन की याद आती है, और 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तिका थी इसमें इसका जो अध्ययन किया जाता है राजस्थानी भाषा का। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारी राजस्थानी भाषा है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण। क्या करते हैं भाई, राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो ये भी आपको याद रखना है। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 4 लोगों को हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ सीधा आपको शॉर्ट में बता दूं, पहला व्यक्ति और जिसका नाम था जॉर्ज इब्राहिम। कौन था भाई, जॉर्ज इब्राहिम। अभी हम पढ़ के आए हैं जॉर्ज इब्राहिम गेरसन। और दूसरे व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, और लुई प्योजी टेसीटोरी, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एलपी टेसीटोरी। क्या बोलेंगे भाई, एलपी टेसीटोरी। और तीसरा व्यक्ति भी आपको याद रखना है जिसका नाम है, याद रख लो, मोतीलाल मलेरिया। कौन है भी, मोतीलाल मलेरिया। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। मोतीलाल मलेरिया के अनुसार गुजरी अब्रश पढ़ा था। उसके बाद एक हम बात करते हैं चौथे व्यक्ति का भी नाम यहाँ लिख लेते हैं, वो है प्रोफेसर नरोत्तम शर्मा। कौन है भी, नरोत्तम शर्मा। इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये 4 लोग हैं, ये हम बात करते हैं इनका जो है वैज्ञानिक वर्गीकरण है। क्या भी, राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो यहां लिखते हैं हम इनका वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो पहले तो 4 नाम याद करने आपने, कौन कौन से बताओ भाई, जॉर्ज इब्राहिम गेरसन याद रखना है, एलपी टेसीटोरी याद रखना है, मोतीलाल मलेरिया याद रखना है, और प्रोफेसर नरोत्तम शर्मा के अनुसार। तो इनका बहुत सिंपल वर्गीकरण है। तो सबसे पहले जॉर्ज इब्राहिम का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। कितने प्रकार का भाई, 5 प्रकार का है। मोतीलाल मलेरिया के अनुसार भी हम बात करते हैं तो 5 प्रकार का। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। और टेसीटोरी की हम बात करते हैं 2 प्रकार का। और प्रोफेसर नरोत्तम शर्मा के अनुसार कितने प्रकार का भाई, 4 प्रकार का वैज्ञानिक वर्गीकरण है। इसकी पुस्तिका के बारे में मैंने बता दिया 1912 में, जिसका नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। ये पहले व्यक्ति थे, कौन थे बताओ भी, जॉर्ज इब्राहिम गेरसन थे। अब उसके बाद हम इसका जो वर्गीकरण था वो 5 प्रकार का। कौन कौन से प्रकार थे, बिल्कुल सिंपल याद रखना आपने। सबसे पहले आपने एक दिशा खींचनी है, और ये कौन सी दिशा होगी, पश्चिमी, और जिसको नाम दे दिया पश्चिमी राजस्थानी। क्या दिया भी, पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी होगी, पश्चिमी राजस्थानी। फिर उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो इसको बोलेंगे हम उत्तरी और पूर्वी। कौन सी भाई,
उत्तरी और पूर्वी राजस्थानी। फिर उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं, पूरा पूर्व में नहीं जाना, थोड़ा सा यहाँ जगह है, पूर्व में नहीं जाना पूरा, तो इसको बोलेंगे मध्य पूर्वी राजस्थानी। कौन सी भाई? मध्य पूर्वी राजस्थानी। फिर उसके बाद आपने बिल्कुल नीचे जाना है और ये हो गई आपकी दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। और फिर इसके बीच में आपने लगाना है, तो ये हो गया हमारा दक्षिणी और पूर्वी राजस्थानी। ये 5 प्रकार का वर्गीकरण था, 1 2 3 4 और 5। किसका वर्गीकरण था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का। बिल्कुल सिंपल थ्योरी है, याद रख लो। सबसे पहले आपने ऐसे करके एक लाइन खींचनी है, एक ऊपर की ओर एक इधर की ओर खींचनी है और फिर थोड़ा सा ले जाकर के छोड़ देना, एक नीचे लगा देना है। तो ये 5 प्रकार का वर्गीकरण है, 1 2 3 4 और 5। ये पश्चिमी राजस्थानी है, ये उत्तरी पूर्वी राजस्थानी है, मध्य पूर्वी राजस्थानी है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी है और दक्षिणी राजस्थानी है। ये हमारा था पहला व्यक्ति जिनका नाम था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। अरे टेस्टिटोरी का बिल्कुल 2 प्रकार का वर्गीकरण है, एक इसमें लाइन इधर खींच देनी है और एक इधर। ये हो गया हमारा पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, और एक हो गया हमारा पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, और एक हो गया पूर्वी राजस्थानी। तो बिल्कुल आसान है इनका वर्गीकरण, तो पश्चिमी और पूर्वी राजस्थानी। अब उसके बाद में पहले इसका कर लेते हैं प्रोफेसर नरोत्तम शर्मा। बिल्कुल आसान वर्गीकरण है, 4 लाइनें खींचनी है। उत्तर है तो उत्तरी राजस्थानी, और पूर्व है पश्चिम है तो पश्चिमी राजस्थानी, और पूर्व है तो पूर्वी राजस्थानी, और दक्षिण है तो दक्षिणी राजस्थानी। तो बिल्कुल आसान है प्रोफेसर नरोत्तम शर्मा का जो वर्गीकरण है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मोतीलाल मनेरिया की, मोतीलाल मनेरिया की। इसकी हम बात करते हैं, इसका 5 प्रकार का। ये थोड़ा सा आपको समझना है, बिल्कुल इनका मिलता जुलता ही रूप है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम समझते हैं। तो इसमें यहां मैं इसका नीचे बना रहा हूं, एक आपने वही लगाना है ऐसे करके। यहाँ जो पश्चिम हमने पश्चिमी राजस्थानी लिखा था, तो इसने इसका नाम दे दिया मारवाड़ी, कर दिया भी मारवाड़ी। तो पश्चिम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, याद रखना है। तो मारवाड़ी हो गया। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है मेवाती है। कौन सी है भाई? मेवाती, मेवाती हो गई। फिर उसके बाद मध्य में पूरा नहीं जाना तो टुंडाटी, कौन सी हो गई? टुंडाटी हो गई, टुंडाटी हो गई। और फिर उसके बाद बिल्कुल दक्षिण में चलते हैं, तो कौन सी हो गई बताओ भाई? बागड़ी हो गई। कौन सी हो गई? बागड़ी हो गई। और फिर उसके बाद इसके साथ में बिल्कुल साथ में याद रखना है, दक्षिण पूर्व में नहीं जाना, लेकिन दक्षिण की तरफ जाना है, दक्षिण की रेखा के बिल्कुल साथ जाना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मालवी है। कौन सा है? मालवी। इन्होंने हड़ौती नहीं बताया, मालवी बताया। कौन सी भाषा भाई? मालवी। तो यहाँ पर तो आपको लग रहा है दक्षिणी पूर्वी अगर बात करते हैं वो कौन सा? हाड़ौती प्रदेश होता है और यहाँ की हाड़ौती भाषा होगी। लेकिन यहाँ बात करते हैं मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाटी, मालवी और बागड़ी। ये जो हमारा था वो था वैज्ञानिक वर्गीकरण था। अरे राजस्थानी भाषा बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा 5 प्रकार का, याद रख लो। और फिर टेस्टिटोरी के द्वारा 2 प्रकार का है, मोतीलाल मनेरिया के द्वारा 5 प्रकार का है, और नरोत्तम शर्मा के द्वारा कितना है भाई? 4 प्रकार का। अब उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थानी जो भाषा बोलियां हैं, इसमें हम बात करते हैं जो इनकी प्रसिद्ध भाषा के बात करते हैं, तो 2 शैलियां प्रसिद्ध है। एक तो आपको याद रखना है डिंगल और एक पिंगल है, डिंगल और पिंगल। तो ये भी आपको याद रखना है। कितनी शैलियां बताओ भी? 2 है। जो जितना भी साहित्य लिखा हुआ है हमारा वो 2 शैलियों की अगर बात करते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं डिंगल शैली, डिंगल शैली, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं पिंगल शैली, पिंगल शैली। अरे डिंगल और पिंगल शैली की अगर बात करते हैं, 2 शैलियां इसमें। तो डिंगल शैली में क्या है और पिंगल शैली में क्या है, दोनों का अंतर हम याद करते हैं। तो सबसे पहले याद रख लो, जो डिंगल शैली है
और इसका संबंध है कहां से बता दो भाई, पश्चिमी राजस्थान से। कहां से है, पश्चिमी राजस्थान से है। डिंगल शैली का संबंध है और पिंगल शैली का जो संबंध है वो है पूर्वी राजस्थानी से। कहां से अभी, पूर्वी राजस्थानी से, पूर्वी राजस्थानी से। इसका जो निर्माण हम पढ़ते हैं तो यहां पर जो गुर्जरी अपभ्रंश से, कहां से भाई, गुर्जरी अपभ्रंश से, और इधर हम बात करते हैं तो इनका सोरसेनी, सोरसेनी अपभ्रंश, सोरसेनी अपभ्रंश याद रखना है। यहां इसके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहेगा, मारवाड़ी का। किसका रहेगा, मारवाड़ी का। लेकिन इधर हम बात करते हैं सर्वाधिक प्रभाव रहेगा किसका, ब्रज भाषा का। किसका भी, ब्रज भाषा का रहेगा। फिर उसके बाद यहां हम बात करते हैं तो इधर जो इनकी कुछ उपबोलियों के बारे में हम बात करते हैं तो कौन कौन सी इनकी जो उपबोलियां हैं, सॉरी उपशैलियां हैं, किसकी, मारवाड़ी की। तो एक आपने रखना याद चारण, कौन सा भी, चारण है। और एक याद रखना अपने संत है, कौन सा है, संत। और एक याद रखना अपने लौकिक, और एक याद रखना अपने जैन। ये इनकी चार उपशैलियां हैं। और कौन सी, चारण शैली, चारण उपशैली, और फिर कौन सी हो जाएगी, संत, लौकिक और जैन। ये मारवाड़ी की जो, सॉरी डिंगल शैली की उपशैलियां हैं, चारण, संत, लौकिक और जैन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ जो सर्वाधिक साहित्य लिखने वाले जो लोग थे वो कौन से थे, चारण जाति के लोग। इसके भी चारण कवियों के द्वारा, चारण कवियों के द्वारा क्या लिखा गया, साहित्य लिखा गया। और यहां हम बात करते हैं तो भाट जाति, किसकी भी, भाट जाति के कवियों के द्वारा। तो यहाँ भाट जाति के कवियों के द्वारा, जहां चारण जाति के कवियों के द्वारा सर्वाधिक क्या लिखा गया, साहित्य लिखा गया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको मिलते हैं जो डिंगल शैली है और एक गीत के रूप में जे बोली जाती है। किसके रूप में भी, गीत के रूप में, गीत के रूप में। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें पद यानी कि दोहे या छंद होते हैं। क्या होते हैं, दोहे या छंद होते हैं। और यहाँ इसका जो आपको पता होना चाहिए, पहला हम ग्रंथ पढ़ते हैं इनका जो मेन है और जिसका नाम था पिंगल श्रोमणी। क्या नाम था भाई, पिंगल श्रोमणी। अभी हम पढ़ के ऊपर पिंगल श्रोमणी। ये किसने लिखा था आपको याद है, पिंगल श्रोमणी लिखने वाला था कुशल लाभ। कौन था भाई, कुशल लाभ के द्वारा लिखा गया। लेकिन इधर हम बात करते हैं इनका जो प्रमुख ग्रंथ हम पढ़ते हैं, आपको पता है पृथ्वीराज रासो को हम पढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो को लिखने वाला कौन था, याद रख लो भाई, कौन था, चंद्रवरदाई। कौन था, चंद्रवरदाई था। और लेकिन इसको पूरा करने वाला कौन था, पूरा लिखने वाला था कौन, जलहन था। कौन था भाई, जलहन था, जलहन था। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है। अब उसके बाद में आपके लगभग ज्यादातर जो क्वेश्चन आती हैं वो कहां से क्वेश्चन आती हैं, राजस्थान में जो क्षेत्र से संबंधित जो बोली बोली जाती है वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।